हेलो स्टूडेंट, वेरी वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज रश्मि सिंह। आज हम लेकर आए हैं प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह। नवंबर माह का प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह होगा, जिसमें जीएस का पूरा सार होगा और साथ में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम भी शामिल होंगे। नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी इसमें शामिल किए गए हैं। क्योंकि मैंने अक्टूबर माह का तो कंप्लीट करवा ही दिया है, नवंबर का आज कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें जीएस का पूरा जिस्ट होगा सार संग्रह के रूप में और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम भी शामिल होगा। ठीक है, आइए चलते स्टार्ट कर लेते हैं आज का सार संग्रह। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा हमारा भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर से है क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने देखा होगा भी एग्जाम हुआ था पीसीएस का, तो अगर जिसने पूरा हमने जनवरी से लेकर कंप्लीट करवाया था 6 से 7 मंथ का पूरा सार संग्रह था, इसमें से बहुत ही क्वेश्चन आप लोगों को हूबहू मिल गए होंगे। ठीक है, इसका हम थोड़ा थिकनेस बढ़ा लेते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया। 1 मिनट बच्चे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैदिक काल में किस अनाज के लिए ब्रीह शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, वैदिक काल में किस अनाज के लिए ब्रीह शब्द का प्रयोग किया जाता था, वो अनाज था कौन सा था, चावल, यानी कि राइस के लिए। ठीक है, सेकंड हमारा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है, किसे हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। वो कौन से हैं, वो कपिल ऋषि। किसको जाना जाता है, कपिल ऋषि को। थर्ड है, छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित थे। ये है भोसले मराठा घराना से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, अहलवाड़ा किस राजवंश की राजधानी थी। अनहलवाड़ा किस राजवंश की राजधानी थी। ये थी सोलंकी राजवंश, ये जो गुजरात के चालुक्य राजवंश था उसमें ये सोलंकी राजवंश की राजधानी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ताजमहल, बुलंद दरवाजा, बीरबल का महल और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह में कौन सी पहली मुगल इमारत है जो शुद्ध संगमरमर से बनी हुई है। शुद्ध संगमरमर से बनी हुई, मार्बल से बनी हुई है, वो है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। ठीक है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, ये शुद्ध मार्बल से बनी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, यमुना नदी के तट पर दीनपना शहर की नींव किसने रखी थी। ठीक है, यमुना नदी के तट पर दीनपना शहर की नींव किसने रखी थी, हुमायूं ने। किसने रखी थी, हुमायूं ने रखी थी। ठीक है, यहाँ पे हम इसको अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अंडरलाइन कर देते इसको, हुमायूं ने रखी थी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे, हरिशेर थे। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे, हरिशेर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रसिद्ध नृत्य करती हुई नृतिका की कांस्य प्रतिमा सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिली है, वो मिली मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो है सिविल इंडस वैली सिविलाइजेशन है, मोहनजोदड़ो उससे मिली हुई है। ठीक है, ये पेन बराबर काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, किस स्थल से मिली, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट देखेंगे, वैदिक काल से संबंधित अनुष्ठानिक यज्ञों के सूत्रों का संग्रह किस वेद में निहित है, ये यजुर्वेद में है। ठीक है, किसमें है, यजुर्वेद में है। नेक्स्ट है अरे नेक्स्ट है, ये पता नहीं इसमें क्यों हो जा रहा है। नेक्स्ट है, कलिंग युद्ध के बाद किस मौर्य शासक ने धम्म एक नैतिक आचार संहिता की नीति अपनाई और बाद में बौद्ध धर्म का संरक्षक बन गया, वो सभी पता है, अशोक। ठीक है, सम्राट अशोक ने किसको, धम्म मीन्स धर्म, धर्म की नीति अपनाई। कौन सी धर्म की नीति अपनाई उन्होंने, बौद्ध धर्म का संरक्षक भी उन्होंने किया, सम्राट अशोक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमारी सब्जेक्ट है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से, इंडियन नेशनल मूवमेंट से है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसने वर्ष 1932 में मुस्लिमों के लिए भारत भूमि से विशेष रूप से अलग भूमि के हिस्से का नाम पाकिस्तान प्रस्तावित किया था। ठीक, कौन से थे, चौधरी रहमत अली। कौन से थे, चौधरी रहमत अली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, किस दिन खिलाफत दिवस मनाया गया, 17 अक्टूबर 1919 को कब मनाया गया था, 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था, 17 अक्टूबर 1919 को। दक्षिण भारत के मालवार क्षेत्र में किस वर्ष मोपला विद्रोह हुआ था, ये 1921। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, 1921 में हुआ था, और कहाँ हुआ था ये कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 है, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, श्रीरंग तृतीय थे। ठीक है, श्रीरंग तृतीय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, संघ शक्तियों की समिति, संचालन समिति, राज्यों की समिति और संघ संविधान समिति में से कौन सी संविधान सभा की एक समिति है जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित नहीं हुई थी, वो कौन सी, संचालन समिति। संचालन जो समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष नेहरू नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, कौन से
दो व्यक्तियों ने 1947 से 1950 तक किंग जॉर्ज 6 के प्रतिनिधि के रूप में भारत के गवर्नर जनरल की भूमिका निभाई थी। वो थे लुई माउंटबेटन और श्री राजगोपालाचारी। लुई माउंटबेटन और श्री राजगोपालाचारी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? राधाकांत देव ने। किसने की थी? राधाकांत देव ने की थी। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, विंस्टन चर्चिल द्वारा घोषित अटलांटिक घोषणा पत्र, बर्न का गोलान घोषणा पत्र, ब्रेस्ट घोषणा पत्र और पोगन घोषणा पत्र में से कौन सा भारत पर लागू नहीं किया गया था? कौन सा नहीं किया गया था? अटलांटिक घोषणा पत्र था। कौन सा था? अटलांटिक घोषणा पत्र। ठीक है, 18 तक हो गया। नेक्स्ट इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। ठीक है, 19 है, यहाँ पे 19 है क्वेश्चन हमारा। देखते क्या पूछ रहा है, किस देश ने 1914 में जापानी स्टीमर कामागाटा के प्रवेश के लिए मना कर दिया था? किसने कर दिया था? कामागाटा एक जहाज था, उसका नाम था, ये कर दिया था कनाडा ने। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 है, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे? ये 1915 को लौटे थे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से, यानी कि साउथ अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे महात्मा गांधी 1915 में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, देख लेते हैं क्या पूछ रहा है, जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? ठीक है, आपको बताना है राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, एंड फ्रीडम, ठीक है, किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? ठीक है, वो है आर्टिकल 21, ठीक है, और आर्टिकल 19(1)(a), ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि आप राइट टू स्पीच, ठीक है, राइट टू स्पीच जो है ये है आर्टिकल 19(1)(a), ठीक है, आर्टिकल 19(1)(a) के तहत। ठीक है, एक मिनट बस को स्क्रॉल कर लेते हैं। ठीक है, और जीवन का संरक्षण और इसे राइट टू प्राइवेसी भी है इसमें है, आर्टिकल 21 में कई बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत सरकार के राजस्व व्यय के लेखा परीक्षक के लिए भारत की संसद द्वारा गठित संसद के चयनित सदस्यों की एक समिति है। कौन सी है? लोक लेखा समिति, जिसे पीएससी बोलते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, भारत सरकार के राजस्व और व्यय के लेखा परीक्षा के लिए भारत की संसद द्वारा गठित संसद के चयनित सदस्यों की एक समिति है, वो लोक लेखा समिति है, पीएससी कमेटी है। ठीक है, ये कमेटी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था पीसीएस में। ठीक है, 3 पीएससी से आया था, लोक लेखा समिति से आया था और एस्टीमेट कमेटी भी थी। ठीक है, और एक कमेटी और थी। ठीक है, ये पूछी गई थी क्या ये वित्तीय कमेटी है, ये पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, ग्राम पंचायतों के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये 5 वर्ष का होता है। ठीक है, 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, 24 पे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के वितरण को निरस्त करता है और किसी भी दूसरे देश के साथ किसी कारनामे, समझौते या संधि पत्र को लागू करने के लिए पूरे भारत के लिए किसी भी कानून को बनाने के लिए केंद्र को अधिकार देता है? वो है आर्टिकल 253। ठीक है, आर्टिकल 253 है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 है, यहाँ तक दिख रहा है ना जूम होके? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, विदेशी भूमि में तैनात राजदूत और उच्चायुक्त किसके प्रतिनिधित्व करते हैं? वो राष्ट्रपति का करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय और किसी राज्य के उच्च न्यायालय में जनहित याचिका PIL दायर की जा सकती है? वो है आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 है, यानी कि 226। ठीक है, 226 में आप देखेंगे आर्टिकल 32 है सुप्रीम कोर्ट में और 226 के तहत आप कर सकते हैं हाई कोर्ट में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात करता है? वो आर्टिकल है 43A। ठीक है, आर्टिकल 43A। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 28, प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाला एक प्रकार का प्रश्न है। ठीक है, प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाला एक प्रकार का ये प्रश्न है, सदन में इसका मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता और इस पर तत्पश्चात कोई भी अनुपूरक प्रश्न भी नहीं पूछे जा सकते। वो कौन सा होता है? आतारांकित प्रश्न होते हैं। ठीक है, आतारांकित प्रश्न होते हैं, जिसका सारा विवरण आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का भारत संविधान की कौन सी अनुसूची में उल्लेख किया गया है? वो है 5वीं। ठीक है, कौन सी अनुसूची है? 5वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, और अगर 6वीं अनुसूची में किसका है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो राज्य है उनका है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, राज्यों की कार्यपालिका और विधानमंडलों से संबंधित भाग है, कौन से हैं?
भाग 6 है, ठीक है, भाग 6 है। ये क्वेश्चन भी आया था पीसीएस में, भाग मिलाने के लिए दिए गए थे, ठीक है। इसमें स्टेट का था और बाकी और भी थे, लेकिन ये भाग से एक क्वेश्चन जरूर आता है, हमेशा आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे पर्यावरण एवं जैव विविधता, ठीक है, एनवायरमेंट इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, जमीनी स्तर पर पर्यावरण कार्यकर्ताओं के लिए दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार वर्ष 2024 में किस भारतीय को दिया गया था? ये दिया गया है आलोक शुक्ला को, ठीक है। किसको दिया है? आलोक शुक्ला को दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में एक कमी होती है जो कहीं और किए गए उत्सर्जन की भरपाई के लिए की जाती है, वो कौन सा है? कार्बन, जिसे बोलते हैं कार्बन समायोजन, ठीक है, ऑफसेट कार्बन समायोजन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कोरिंगा गरान वन कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में है। कोरिंगा गरान वन कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। 33 हो गया, 34 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रदूषण नियंत्रण के लिए देश का शीर्ष संगठन कौन सा है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। कौन सा है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राष्ट्रीय उद्यान का पूर्व नाम है? ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक, जिसे घाना पक्षी अभ्यारण्य भी कहते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जिसे भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं और इसे घाना पक्षी अभ्यारण्य भी कहते हैं, ठीक है। शहरों में भूमिगत मिट्टी के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण कौन सा होता है? यह है स्वच्छता अपशिष्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत का कौन सा अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? वो है भारत का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है, 1972 यानी कि 1972, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38, किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैवभार का उल्टा पिरामिड होता है? किसमें होता है? तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में, ठीक है। सभी में सीधा होता है, लेकिन जो पॉन्ड का जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें जो जैवभार का पिरामिड होता है वो उल्टा होता है, इन्वर्स होता है, ठीक है। किसी प्रोटोकॉल का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग समाप्त करता है, वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ठीक है, जिसके हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है, इसको समाप्त करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 की किस अनुसूची में संरक्षित पादप प्रजातियों का उल्लेख किया गया है? वो अनुसूची कौन सी है? 3 है, ठीक है। ये नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर है 41 और यहाँ से हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? भारत एवं विश्व का भूगोल, ठीक है, भारत एवं विश्व का भूगोल, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 है, लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच सपाट घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? दून, ठीक है, दून कहते हैं। इनके बीच में दो हिमालय पर्वत या फिर जो कोई भी पर्वत होते हैं, ठीक है, इनके बीच की जो समतल भूमि होती है उसको बोलते हैं दून, ठीक है। जो लघु हिमालय और बाहरी हिमालय की जो सपाट घाटियां हैं उनको कहते हैं दून, जिसे आपने नाम सुना होगा देहरादून, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल 42, कौन सा ज्वालामुखी अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? आपको बताना है अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, ठीक है, वो है माउंट एरेबस, ठीक है, माउंट एरेबस ज्वालामुखी है, वोल्केनो है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 है, भूमध्य सागरीय वन झाड़ियों किस जलवायु क्षेत्र में पाई जाती हैं? ठीक है, भूमध्य सागरीय वन झाड़ियाँ किस जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है? वो गर्म शीतोष्ण क्षेत्र जहाँ पे होती है वहाँ पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44 है, जलोढ़क तटछट का अर्थ किस प्रकार की भूमि से है? ये नदी द्वारा निर्मित तलछट भूमि है, ठीक है, जो नदी द्वारा जैसा कि नाम है जल ओढ़, जल को ओढ़कर आई हुई मिट्टी, ठीक है, जहाँ पर डिपोजिट कर दी जाती है नदियों द्वारा, ठीक है, इसे बोलते हैं जलोढ़क तलछट, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45, काराकोरम की दक्षिणी सीमा किन भारतीय नदियों से बनी हुई है? ठीक है, जो काराकोरम की जो दक्षिणी सीमा है, काराकोरम माउंटेन रेंजेस किन नदियों से बनी है? पश्चिम से पूर्व की ओर देखेंगे तो सिंधु नदी, पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे तो सिंधु नदी से श्योक नदी और गिलगित नदी द्वारा निर्मित की गई है, ठीक है, श्योक नदी है और गिलगित नदी द्वारा इनकी जो काराकोरम की दक्षिणी सीमा है वो बनी हुई है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, वेल्ड घास का खुला मैदान, ठीक है, वेल्ड जो घास का खुला मैदान में शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं, कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। वेल्ड घास का मैदान है दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है। ये इसमें पीसीएस में इसमें से भी क्वेश्चन आए थे, ग्रासलैंड से भी क्वेश्चन आए थे, ठीक है, क्योंकि इस बार पीसीएस का क्वेश्चन लेंथी भी था, आपने देखा तो एग्जाम जो किया हुआ था, ठीक है, काफी इसमें आपको कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन भी थे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा खनिज भूपर्वती के 4% का निर्माण करता है? सामान्यतः आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाया जाता है और इसका उपयोग विद्युत उपकरणों में किया जाता है, वो है माइका, ठीक है, कौन सा है? माइका। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48, पश्चिमी घाट किस प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं?
ये है पर्वतीय वर्षण, ठीक है, माउंटेन प्रेसिपिटेशन, माउंटेन जो वर्षा होती है जिसे पर्वतीय वर्षण कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं, ये कई बार क्वेश्चन है, नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 50, कौन सा संगठन भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र बनाता है, वो सर्वे ऑफ इंडिया बनाता है, ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया बनाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर, और यहाँ से हमारा सब्जेक्ट कौन सा आ रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 51 हमारा है, कौन सा संगठन क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर विश्व भर में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि FDI में रुझानों की रिपोर्ट प्रकाशित करता है, वो है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड, ठीक है, अंकटाड जिसे बोलते हैं UNCTAD अंकटाड, ठीक है, यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 52, व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान, शिक्षा ऋण पर ब्याज और आवास ऋण पर ब्याज भुगतान में से कौन सी आयकर की गणना के लिए कुल आय में से कटौती नहीं है, वो है व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज, ठीक है। 52 हो गया, 53rd पे यानी कि 53 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है यहाँ पे, ठीक है, द्रुत मुद्रास्फीति, लागत जन्य मुद्रास्फीति, अति मुद्रास्फीति और मंद मुद्रास्फीति में से तीव्रता के आधार पर कौन सी मुद्रास्फीति का एक प्रकार नहीं है, वो कौन सा है, लागत जन्य मुद्रास्फीति, कौन सी है, लागत जन्य मुद्रास्फीति, ठीक है, इन्फ्लेशन, मनी इन्फ्लेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन के कारण बढ़ जाती है, ठीक है, किसके कारण बढ़ जाती है, अर्थव्यवस्था में असली जो मुद्रा है, करेंसी है, मूलधन के कारण बढ़ जाती है ब्याज दरों में कमी से, ठीक है, ब्याज दरों में अगर कमी हो जाएगी तब, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55 है, जिस बाजार में प्रतिभूति दस्तावेज का पूंजी जुटाने वाले और खरीदार के बीच सीधे कारोबार होता है उसे किसान रूप में, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, किस बाजार में प्रतिभूति दस्तावेज का पूंजी जुटाने वाले और खरीदार के बीच सीधे कारोबार होता है उसे किस रूप में जाना जाता है, प्राथमिक बाजार, ठीक, प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, ये तो सभी जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56 है, क्वेश्चन नंबर 56 है, उर्वरक निर्माण, प्राकृतिक गैस और कच्चा तेल में से कौन सा सेक्टर 8 कोर उद्योगों के अंतर्गत नहीं आता है, ये क्या है, निर्माण सेक्टर नहीं आता, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं आता है, ठीक है। उर्वरक में आप देखेंगे फर्टिलाइजर है, प्राकृतिक गैस है, कच्चे तेल है, सीमेंट है, कुल मिला के 8 उद्योग हैं जिसमें निर्माण क्षेत्र नहीं आता है यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 57 है, इन्वेस्ट इंडिया किस मंत्रालय के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख एजेंसी है, वो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ठीक है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा आरेख किसी जनसंख्या के सदस्यों की आयु और लिंग वितरण को दर्शाता है, वो जनसंख्या पिरामिड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 है, गेट्स का पूर्ण रूप क्या होगा, GATS, इसका अगर फुल फॉर्म आपको जानना तो क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, क्या होगा, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में एक फर्म का औसत राजस्व AR उसकी औसत लागत AC के बराबर है, जिसका अर्थ है कि फर्म कमा रही है सामान्य लाभ, ठीक है, क्या कमा रही है, सामान्य लाभ कमा रही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61, और यहाँ हमारा कौन सा सब्जेक्ट है, सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी यानी इन जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 61 है, पोलियो टीके के लिए नैनो पैच का आविष्कार किसने किया था, जोनास साल्क ने किया था, ठीक है, जोनास साल्क ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे 62 है, किस प्रकार की विषाक्तता को पलम विष में भी कहा जाता है, ये है सीसा विषाक्तता, ठीक है, जो सीसा यानी कि विषाक्तता होती है उसे बोलते हैं पलम विष विषाक्तता, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63 है, रोजेशिया एक आम बीमारी है जो मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है, त्वचा यानी कि स्किन को प्रभावित करती है, रोजेशिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 64 है, क्लोमाइडिया, प्रमेह, गोनेरिया, टाइफस, हेपेटाइटिस बी में से कौन सा एक यौन संचारित रोग नहीं है, कौन सा नहीं है, टाइफस, ठीक है, ये एक यौन संचारित रोग नहीं है, बाकी हेपेटाइटिस बी वगैरह ये सब है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 65, खिलाड़ियों में पैर की बीमारी का मुख्य कारण क्या है, ट्राइकोफाइटन, ठीक है, कौन सा है, ट्राइकोफाइटन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 66 है, कणों की तरंग प्रगति किससे स्थापित की है, ठीक है, कणों की तरंग प्रगति किसने स्थापित की है, ये डी ब्रोगली ने की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 है, दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता है, ठीक है, दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता है, ये होता है बेलनाकार लेंस होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये सभी जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, कई बार ये क्वेश्चन आया भी है, ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 69 है, CO2, H2O, O2 और NaCl में से कौन सा जल का रासायनिक सूत्र है, सभी जानते हैं H2O है, ठीक है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 70, बल का SI मात्रक क्या है, न्यूटन,
कौन सा है? न्यूटन। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ठीक है, ये आपकी सीसेट में बहुत ज़्यादा मदद किए होंगे। आपने जितने भी डिसीजन मेकिंग के भी क्वेश्चन कराए थे, बहुत क्वेश्चन फंसे हुए। ठीक है, एक क्लास मैंने ली थी आपकी संप्रेषण कौशल पे, आपने अगर वो क्लास ली होगी तो आपके क्वेश्चन जो डिसीजन मेकिंग से वो बन गए होंगे सीसेट में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71 है, अलग अलग सोच वाले पैटर्न। अब कौन सा सब्जेक्ट है? बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है। क्वेश्चन नंबर 71 है, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो सृजनात्मक हैं। ठीक है, क्या है? सृजनात्मक है। नेक्स्ट देखेंगे 72, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगरांकों की ओर का विकास दर्शाता है मध्य बाह्य या विकास के सिद्धांतों को। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 73 है, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां मुख्य स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। ठीक है, क्या होता है? मुख्य स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। 74, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लग जाते हैं तो आपका प्रदर्शन कर रहे होते हैं। तो आप किसका प्रदर्शन कर रहे थे? आप समूह की अनुरूपता का, कि आप एक समूह से जुड़े हुए हैं। ठीक है, किससे जुड़े हुए हैं? किसी ग्रुप से या समूह से आप जुड़े हुए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 75 है, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के चरण में प्राप्त होती है, वो संवेदीगमन। ठीक है, संवेदीगमन चरण में। नेक्स्ट देखेंगे 75 हो गया। क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, थोड़ा ब्लर हो गया यहाँ पे। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना बनाई जाती है। ठीक है, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना बनाई जाती है के संदर्भ में है बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77 है, किस महीने की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं? 18 से 24 महीने के बच्चे कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78, बुद्धि लब्धि या IQ की अवधारणा दी गई है। बुद्धि लब्धि या IQ की अवधारणा दी गई है किसके? विलियम स्टर्न द्वारा। ठीक है, IQ लेवल देखे होंगे, ये जांचा जाता है और उनकी अवधारणा का अगर विकास क्या बताएं तो किसने किया है? विलियम स्टर्न ने। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 79, सृजनात्मकता किस अवधारणा से संबंधित है? ये है विविध सोच से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 है, किसी भाषा के स्वीकृति ध्वनि संयोजों को इसके नियमनों के लिए अंतर्गत बताया जाता है विविध सोच या अपसारी चिंतन भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे और यहाँ से हमारा आ रहा है संप्रेषण संचार कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल या इंटरपर्सनल स्किल से संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81 और ये यूपीपीसीएस के सीसेट में, ठीक है, सीसेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूपीपीसीएस के सीसेट में या फिर यूपीएससी के सीसेट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81 है, सक्षमता, संबद्धता और स्वायत्तता की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किन कौशल का एक प्रभावी भंडार आवश्यक है? यह है अंतर्वैयक्तिक कौशलों का। ठीक है, अंतर्वैयक्तिक कौशल का भंडार होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82 है, प्रभावी समस्या समाधान का इष्टतम ढंग है पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक जो चिंतन होता है उनका संतुलन करना है। ठीक है, पारंपरिक और गैर पारंपरिक जो चिंतन होता है उनका संतुलन बिठाना। ठीक है, उनका संतुलन बिठाना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 83 है, निर्णय लेने का उद्देश्य होना चाहिए। निर्णय लेने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? सर्वश्रेष्ठ विकल्प का निर्धारण। ठीक है, जब हम किसी चीज़ के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हम होते हैं तो अगर हम किसी भी डिसीजन पर पहुंचते हैं तो जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प होता है जो उसी का हम चयन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 84, सृजनात्मकता समस्या समाधान संबंधित है अपसारी चिंतन से। ये भी क्वेश्चन अभी हो ही गया है। ठीक है, अपसारी चिंतन से। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85 है, समस्या समाधान में वर्तमान जानकारी को रूपांतरित किया जाता है आंतरिक मानसिक प्रतिनिधित्व से। किससे? आंतरिक मानसिक प्रतिनिधित्व में। क्वेश्चन नंबर 86 है, कौन सचेतन श्रवण में बाधा नहीं है? यह है द्विक दृष्टिकोण। ठीक है, द्विक दृष्टिकोण। 87 क्वेश्चन है, कौन सा प्रतिरूप अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण की गत्यात्मकता पर बल देता है? तो ये है समव्यवहार प्रतिरूप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 है, निर्णय लेने के संदर्भ में व्यक्तिगत संभाव्यताओं को, जो व्यक्तिगत संभाव्यताएं होती हैं आमतौर पर क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है आत्मनिष्ठ संभाव्यता। ठीक है, आत्मनिष्ठ संभाव्यता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 है, अंतर्वैयक्तिक संघर्ष का सबसे अधिक उद्धृत स्रोत कौन सा है? और कौन सा होगा? ये संरचनात्मक विन्यास होगा। ठीक है, संरचनात्मक विन्यास होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 90 है, तकनीकों का अनुप्रयोग जिनका उपयोग पिछली सामान्य परिस्थितियों में किया गया कहलाता है समस्या समाधान में सादृश्यता का उपयोग। ठीक है, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर है 91। ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है मैं कंप्यूटर ज्ञान यानी कि कंप्यूटर नॉलेज। क्वेश्चन नंबर है 91, मॉडेम किस प्रकार का उपकरण है? ये नेटवर्क उपकरण है। ठीक है, ये नेटवर्क उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 92 है, यह एक ऐसा पासवर्ड है जिसे केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे आमतौर पर बेहतरीन ढंग से
बेतरतीब ढंग से विशेष सॉफ्टवेयर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, एक बेतरतीब ढंग से, क्या ही हिंदी लिख रहे हैं, विशेष सॉफ्टवेयर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ये वन टाइम पासवर्ड होता है जिसे OTP बोलते हैं। ठीक है, वन टाइम पासवर्ड होता है। ठीक है, OTP। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 93, कंप्यूटर तकनीकी की पहली पीढ़ी में किस भाषा का प्रयोग किया गया था? ये मशीन भाषा था। ठीक है, मशीन भाषा, मशीन लैंग्वेज थी। क्वेश्चन नंबर 94 है, एक हैकर जिसके इरादे आपराधिक या दुर्भावनापूर्ण नहीं है, इसे कहा जाता है व्हाइट हैट। ठीक है, व्हाइट हैट कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95, कौन सी शॉर्टकट की विंडोज टास्क मैनेजर खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? कौन सी शॉर्टकट की होती है जो विंडोज टास्क मैनेजर खोलने के लिए इस्तेमाल की जाती है? ये कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप। ठीक है, ये की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 96, यह एक प्रकार का मैलवेयर है जो अपने कंप्यूटर पर विज्ञापन दिखाता है। ये एडवेयर है। ठीक है, एडवेयर है, ये एक सॉफ्टवेयर ही होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 96 है, मैग्नेटिक टैप, मॉडेम, फ्लैश ड्राइवर और हाई ड्राइव्स में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? मॉडेम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 97 है, कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? ये है CAD। 97 तक हो गए क्वेश्चन नंबर 97 से 98 पे चलेंगे, बस कंप्लीट हो रहा है अभी। ठीक है, 98 पे है क्वेश्चन नंबर 98। कौन सा एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधन और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है? वो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट जो आउटलुक है ये है एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधन और ईमेल संचार का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 99 है, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? ये किया था डगलस एंजलबर्ट ने। ठीक है, डगलस एंजलबर्ट। 100 है क्वेश्चन, वर्तमान में कौन सी कंपनी व्हाट्सएप की मालिक है? वो है मेटा प्लेटफॉर्म। ठीक है, फेसबुक से है, मेटा प्लेटफॉर्म से। ठीक है, मेटा AI आपके पास होगा, उससे आप इसी का संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे कृषि से एग्रीकल्चर से संबंधित क्वेश्चन होंगे, उससे क्वेश्चन खूब भी पूछे जाते हैं, भरमार होती क्वेश्चन की, चाहे वो PCS हो या फिर UPSC हो। क्वेश्चन नंबर 101 है, विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को किसकी स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? खाद्य एवं कृषि संगठन। ठीक है, FAO। ठीक है, खाद्य एवं कृषि संगठन। 102 है, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ पे? रोम, इटली में है। ठीक है, रोम, इटली में है। 103 है, भारत में कृषि में अनुसंधान और शिक्षा से समन्वय, मार्गदर्शन और प्रबंधन के लिए सर्वोच्च निकाय कौन सा है? ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, ICAR। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 104 है, अर्ध शुष्क कटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, ICRI सेट कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद के पटनचेरू में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 105 है, गोल्ड राइस जो एक आनुवंशिक रूप से संशोधित चावल की किस्म है, किस विटामिन की कमी को दूर करने के लिए मदद के लिए विकसित की गई है? विटामिन A है। ठीक है, गोल्ड राइस से कई बार क्वेश्चन आया है, विटामिन A। 106 है, BT कॉटन किस फसल कीट से लड़ने के लिए एक विष उत्पन्न करती है? वॉलवर्म। ठीक है, वॉलवर्म है ये BT कॉटन किस फसल कीट से लड़ने के लिए एक विष उत्पन्न करती है? वॉलवर्म जो कीट है इसमें लग जाता है कॉटन में, उससे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 107, कौन सी चावल की किस्म लोकप्रिय पूसा बासमती 6 का उन्नत संस्करण है और ब्लास्ट रोग के प्रति प्रतिरोधी है? यह है पूसा बासमती 1886। ठीक है, 108 है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 16 जुलाई 1929 को। ठीक है, 109 है क्वेश्चन, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन को 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वो था विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP। नेक्स्ट देखिए 110 है, अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र CIMMYT का मुख्यालय कहाँ पे है? मैक्सिको में है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन हमारे 111 स्टार्ट होते हैं, ये स्पोर्ट्स से है, यानी कि खेलकूद से संबंधित क्वेश्चन होंगे। 111 है, भारत ने अपना ऐतिहासिक 500वां टेस्ट मैच किस देश के विरुद्ध खेला है? न्यूजीलैंड के। ठीक है, किसके विरुद्ध? न्यूजीलैंड के। नेक्स्ट देखेंगे 112, भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बोट रेस आयोजित की गई है? केरल में। ठीक है, केरल में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 113 है, नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ये है विक्टर एक्सेलसेन ने। ठीक है, एक्सेलसेन ने। नेक्स्ट देखेंगे 114 है, एशियाई खेल कितने वर्षों में एक बार आयोजित होते हैं? वो 4 वर्ष में। ठीक है, 4 वर्ष के अंतराल पे एशियाई जो खेल होते हैं वो आयोजित किए जाते हैं। 115 है, किसे 2024 में पैरा तैराकी के लिए, ठीक है, तैराकी यानी स्विमिंग के लिए अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम मिला है? ये है मुरलीकांत। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, कौन से? मुरलीकांत राजाराम
पेटकर, ठीक है, मुरलीकांत राजाराम पेटकर हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 119 है, भारत ने 2007 में क्रिकेट T20 विश्व कप फाइनल में किस टीम को हराया था? ये पाकिस्तान को, ठीक है, पाकिस्तान को हराया था। 117 देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका ने किस देश को ICC क्रिकेट विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC 2025 में हराकर खिताब जीता है? ये ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है, किसको? ऑस्ट्रेलिया को। 117 हो गए, यहाँ चलते 118 पे, बस अब हम अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 118 है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ये 23 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 जून को। 119 है, आधुनिक ओलंपिक खेल सबसे पहले किस शहर में आयोजित थे? हुए थे एथेंस में, ठीक है। 120 है, एशियाई हॉकी कप 2025 में भारत ने किस टीम को हराकर खिताब जीता है? दक्षिण कोरिया को, ठीक है। अब मिसलेनियस आ जाती है, विविध, ठीक है, ऐसे सारे क्वेश्चन संबंधित होंगे GS के। और क्वेश्चन नंबर 121 है, भारतीय निर्यात संगठनों के संघ FIEO का मुख्यालय कहाँ पे है? निर्यात भवन है, ये निर्यात भवन है, नई दिल्ली में है, ठीक है। 122 है, कैप्टन जेम्स कुक द्वारा किस महाद्वीप की खोज की गई थी? ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। आपसे पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया की जो खोज की थी किसके द्वारा? कैप्टन जेम्स कुक द्वारा, ठीक है। 123, कौन सा संगठन इस नीति वचन में विश्वास करता है कि अंधेरे को कोसने की बजाय एक मोमबत्ती जला देना बेहतर है? ठीक है, कौन से हैं? ये एमनेस्टी इंटरनेशनल है, इनके विचार हैं, ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। 124 है, यह एक प्रबंधन संस्थान है जो रक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के चयनित अधिकारियों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। वो कौन से? राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज है, NDC, ठीक है, NDC। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 125 है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस दुनिया भर में प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 25 नवंबर को, ठीक है, 25 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा 126, फ्लेमिंगो शहर कहाँ स्थित है? कच्छ रण, ठीक है, कच्छ रण गुजरात में है। 127, यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ पे होता है? हमीरपुर में होता है, हमीरपुर, ठीक है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट देखेंगे हमीरपुर उत्तर प्रदेश जिला है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 128, ठीक है, कौन से वर्ष में संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई थी? 1952 में, ठीक है, 1952 में संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई थी। 129 है, भारतीय पुलिस सेवा IPS, ठीक है, IPS के लिए नियंत्रण प्राधिकारी होते हैं, ये गृह मंत्रालय होते हैं। कौन से होते हैं? गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130, चाय की पत्तियों में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, क्या पाई जाती है? कैफीन पाई जाती है, ठीक है, क्या पाई जाती है? कैफीन पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे हमारा सार संग्रह कंप्लीट हो गया मिसलेनियस के साथ। अब हम बढ़ते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर, ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर चलते हैं, ठीक है। नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, ठीक है, स्मरणीय तथ्य है, ये प्रतियुक्त दर्पण से लिया गया है, ठीक है, इसमें थोड़ा छोटा सा दिया गया है। सबसे पहले देख लेते हैं नेशनल मूवमेंट्स वगैरह क्या होते हैं, नेशनल इवेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। पहला है, इंपॉर्टेंट है सारे बच्चे, ठीक है, फर्स्ट है 19 सितंबर 2025 को कहाँ भारत में पहली बार एशियाई कैंडिडेट कप 2025 का उद्घाटन किया है? ये हल्द्वानी उत्तराखंड में किया गया है, ठीक है, कहाँ पे किया गया है? हल्द्वानी उत्तराखंड में, ठीक है। ये 19 सितंबर 2025 से प्रारंभ यह टूर्नामेंट फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम के मनासखंड हॉल में आयोजित किया गया, ठीक है, याद रखना। इसका उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, सेकंड है, इवेंट्स में देखते क्या है। सेकंड, हाल ही में कौन सा राज्य महिला स्वयं सहायता समूह SHG सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना है? ये तमिलनाडु बना है। कौन सा बना है? तमिलनाडु बना है, ठीक है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए तमिलनाडु ने महिला स्वयं सहायता समूह SHG सदस्यों को पहचान पत्र जारी किया है, ठीक है। ठीक है, बाकी आप लोग इसे रीड आउट कर लीजिएगा। थर्ड है, देखेंगे इवेंट में, हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत के स्वच्छ ऊर्जा पोर्टफोलियो को विस्तार देने की दिशा में कदम उठाते हुए देश की पहली राष्ट्रीय भू ऊर्जा नीति लॉन्च की है? यह है नव और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, 4 है, 19 सितंबर 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा किसे ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने की अंतिम स्वीकृति दी गई है? यह है फोन पे को। किसको दी है? फोन पे को दी है, ठीक है। भारत के डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फोन पे को भारतीय रिजर्व बैंक RBI से ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में
कार्य करने की अंतिम स्वीकृति मिल गई। ठीक है, देखेंगे ये अनुमति मिलने के साथ ही फिनटेक कंपनी अब विशेष रूप से सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों को सुरक्षित और स्केलेबल डिजिटल भुगतान समाधान उपलब्ध करा सकेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इवेंट, नेक्स्ट इवेंट हमारा नेशनल इवेंट होगा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में 130 राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP शहरों में से कितने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरों को वायु गुणवत्ता, प्रदूषण नियंत्रण, हरितकरण, परिवहन, नवाचार और कचरा प्रबंधन के आधार पर चुना गया है। यह 11 शहर हैं। ठीक है, क्या है, 11 शहरों को चुना गया है। देखेंगे 9 सितंबर 2025 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP के अंतर्गत 11 शीर्ष प्रदर्शन करने वाले शहरों को सम्मानित किया। ठीक है, 10 लाख से अधिक जो जनसंख्या होगी श्रेणी 1 में है, जिसमें इंदौर शामिल है। ठीक है, उसका पहला स्थान है, जबलपुर है जो दूसरा है, और आगरा को तीसरा, और आगरा और सूरत को तीसरा स्थान दिया गया। ठीक है, और 3 से 10 लाख जो जनसंख्या श्रेणी 2 में है, जिसमें अमरावती पहला है, झांसी और मुरादाबाद दूसरा है, अलवर तीसरा स्थान है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अलवर का क्या है, तीसरा स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारी इवेंट हो गया महाराष्ट्र का पंचगनी महाबलेश्वर, कर्नाटक का सेंट मैरी द्वीप समूह, मेघालय की मावलय गुफा, नागालैंड की नागा हिल ऑफ्यूलाइट, आंध्र प्रदेश की एर्रामट्टी, डिब्बालू व तिरुमाला पहाड़ियाँ और केरल की वर्कला चट्टानें भारत द्वारा यूनेस्को की किस सूची में शामिल की गई हैं? ये यूनेस्को संभावित विश्व विरासत सूची होती है, उसमें शामिल की गई हैं। ठीक है, ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। भारत के जो 7 नए प्राकृतिक धरोहर स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में संभावित यानी कि अस्थायी यानी कि टेम्परेरी सूची में शामिल किए जाने के बाद देश में इस सूची में शामिल स्थलों की कुल संख्या 62 से बढ़कर 69 हो गई, 62 से 69 हो गई। ठीक है, और इन 69 स्थलों में 49 सांस्कृतिक है, 17 जो है प्राकृतिक है, और 3 मिश्रित जो धरोहर स्थल है वो इसमें शामिल है। ठीक है, ठीक है, बता दें कि ये जो चयन की प्रक्रिया का पहला चरण है, इसके बाद इसे यूनेस्को को अंतिम नामांकन के लिए भेजा जाता है। बाद में क्या होता है, भारत के विश्व धरोहर मामलों को संभालने वाली भारतीय सर्वेक्षण विभाग ASI ने इन नामांकनों को तैयार किया था। ठीक है, फिर उसके बाद इसको टेम्परेरी, फिर इसको परमानेंट दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में भारत ने किस संगठन के साथ अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ श्रेणीकरण प्रणाली ISCO को संयुक्त रूप से विकसित और प्रचारित करने के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है, साइन किया है, सिग्नेचर किया है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट इवेंट हमारा है संसद एवं राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं की महिला सशक्तिकरण समितियों के प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया है? तिरुपति में। ठीक है, कहाँ किया गया? तिरुपति में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे इवेंट, IIM अहमदाबाद ने कहाँ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय जो कैंपस से शुरू किया? दुबई में किया है। ठीक है, कहाँ किया है? दुबई में किया है। ठीक है, IIM अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस शुरू किया है दुबई में। नेक्स्ट देखेंगे 10 इवेंट्स देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण SRS 2023 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर घटकर कितनी रह गई है? जो प्रतिस्थापितता 2.1 से नीचे है, यह है 1.9। ठीक है, प्रजनन दर है 1.9 रह गई है। ठीक है, देखेंगे जो नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण होता है SRS, ठीक है, 2023 के अनुसार देश की कुल प्रजनन दर TFR, ठीक है, 2021 और 2022 में 2.0 के रहने के बाद घटकर 1.9 हो गई है। ठीक है, 18 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की कुल प्रजनन दर 2.1 से नीचे है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलेंगे, ठीक है, लास्ट है, बस एक ही पेज बाकी है। भारत की अशोधित जन्म दर देखेंगे CBR 2022 में 19.1 से घटकर 2023 में 18.4 हो गई थी। 2023 में देखेंगे बिहार में जो जन्म दर है सबसे अधिक 25.8 थी, जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की अगर देखेंगे जन्म दर सबसे कम थी, 10.1 थी। ठीक है, 10.1 थी। ठीक है, अब चलते हैं अपने अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर, इंटरनेशनल इवेंट्स पर। ठीक है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है अभी देख लेते हैं। फर्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि, फार्मास्यूटिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में से पायलट प्रोजेक्ट पर सहयोग करने पर सहमति समझौता किया है? यह है वेनेजुएला के साथ। किसके साथ किया? वेनेजुएला के साथ किया है। ठीक है, ये आप रीड आउट कर लीजिएगा। सेकंड देखते हैं, हाल ही में कहाँ भारत और ईरान
और उज्बेकिस्तान की पहली त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की गई है तेहरान में की गई है। कहाँ की गई है? तेहरान में की गई। ठीक है, भारत, ईरान, उज्बेकिस्तान के बीच विदेश मंत्रालय स्तर पर पहली त्रिपक्षीय बैठक में उग्रवाद और आतंकवाद से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस बैठक का उद्देश्य भारत के साथ व्यापार के लिए उज्बेकिस्तान तथा चारबाग जो बंदरगाह है उसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इस पर जो वार्ता हुई है। ठीक है, और ये कहाँ पे की गई? त्रिपक्षीय जो संबंध है ये तेहरान में हुई। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 31 समाधि है किस अफ्रीका देश ने अफ्रीका के सबसे बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक MSE ग्रैंड का उद्घाटन किया है? इथोपिया ने। ठीक है, कौन से किया है? इथोपिया ने किया है। ठीक है, इथोपिया ने ग्रैंड इथोपियन रेनेसांस डैम का उद्घाटन किया है जो ब्लू नदी पर बना है। ठीक है, कौन सी नदी है? ब्लू है, व्हाइट नील है, ब्लू एंड व्हाइट नाइल है, उस पर बना है। ये किस पे बना है? ब्लू पे बना है। ठीक है, इस परियोजना से इथोपिया की ऊर्जा क्षमता दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, इसका निर्माण इथोपिया के बेनिनसांगर गुमुज क्षेत्र में किया गया। इस परियोजना की नींव वर्ष 2011 में रखी गई। तो इसकी बांध की ऊंचाई लगभग 145 मीटर और लंबाई करीब इतना है। इतना नहीं पूछा जाएगा, बस ये पूछ सकते हैं ये बांध जो है कौन सा बांध है? इथोपिया में है और इसका नाम है ग्रैंड इथोपियन रेनेसांस डैम। ठीक है, ये किस पे बना है? ब्लू नदी पर बना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर है, नेक्स्ट इवेंट हमारा है इंटरनेशनल इवेंट 4। हाल ही में किस देश ने 3000 ये कुछ लिखा हुआ है 3000 किलोमीटर रेंज पर FP5 फ्लोइंग क्रूज मिसाइल का अनावरण किया है? यूक्रेन ने किया है। ठीक है, यूक्रेन ने किया है। हाँ 3000 ये बच्चे ये कोमा लगा था 3000। यूक्रेन ने FP5 फ्लेमिंगो जो होता है, ठीक है, FP5 फ्लेमिंगो नामक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल, आपसे पूछ लिए FP5 फ्लेमिंगो क्या है? तो ये एक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, जिसकी किसने की है? यूक्रेन ने इसको विकसित किया है। इसकी मारक क्षमता 3000 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूक्रेन ने की है कौन सी? FP5 फ्लेमिंगो। ठीक है, क्रूज मिसाइल। नेक्स्ट देखेंगे 5, किस संगठन ने अपनी रिपोर्ट वर्ल्ड मेंटल हेल्थ टुडे और मेंटल हेल्थ एटलस 2024 में वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य संकट पर गंभीर चिंता व्यक्त की है? ये कौन सा है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने। ठीक है, ये आप रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, आराम से। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर इवेंट नंबर 6 है, क्योंकि ज़्यादा फिर इतना करेंगे तो लंबा बहुत क्लास जाती है। हाल ही में किस संस्था द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इम्प्लीकेशन फॉर ट्रेड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ रिपोर्ट जारी की है? ये WTO द्वारा की गई है। WTO द्वारा की गई है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO ने अपनी पहली वार्षिक रिपोर्ट दावा किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के प्रभाव से, ठीक है, 2040 एक वैश्विक 2040 तक वैश्विक व्यापार में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा आप एक बार। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट इवेंट हमारा 7 है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में कौन सा देश पहले स्थान पर था? ये स्विट्जरलैंड था। ठीक है, कौन सा था? स्विट्जरलैंड था। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, आइए आप रीड आउट कर लेते हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? 38 रैंक पर है। जो देखेंगे जो 2020 में 48 स्थान पर था। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है। ठीक है, स्विट्जरलैंड है पहले स्थान पर, इसके बाद स्वीडन है, अमेरिका है, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर है। ठीक है, भारत नॉलेज और टेक्नोलॉजी आउटपुट 2022 जो आउटलुक पर 22वां स्थान था और मार्केटिंग सोफिस्टिकेशन 38 में था। सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है। ठीक है, यह रैंकिंग सभी लोअर मेडिकल, ठीक है, ये जो रैंकिंग दी है सभी लोअर मिडिल इनकम अर्थव्यवस्थाओं और सेंट्रल एवं सदर्न एशिया क्षेत्र में सबसे शीर्ष हैं। जो शीर्ष 10 देश हैं वो कौन से हैं? स्विट्जरलैंड है फर्स्ट पे, स्वीडन सेकंड पे, अमेरिका थर्ड पे, दक्षिण कोरिया फोर्थ पे, सिंगापुर 5 पे, यूनाइटेड किंगडम 6 पे, फिनलैंड जो 7th रैंक है, नीदरलैंड की 8th रैंक है, डेनमार्क की 9th रैंक है और चीन है 10वें रैंक पर शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट इवेंट हमारी है इंटरनेशनल संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने कहाँ आयोजित 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में UPU एकीकरण परियोजना की शुरुआत की है, दुबई में की है। ठीक है, कहाँ पे की है? दुबई में की है। ठीक है, इसका पहल क्या है? उद्देश्य, इसका पहले उद्देश्य है भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन
इंटर कनेक्शन प्लेटफॉर्म से जोड़ना है, ताकि सीमा पार जो प्रेषण होता है, क्रॉस बॉर्डर जो रेमिटेंसेस होता है, उसको भी तेज और सुरक्षित लागत वाला बनाया जा सके। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक सही कदम भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 10 सितंबर 2025 को मनाए गए विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस WSPD 2025 का इस वर्ष विषय क्या था, क्या थीम थी? आत्महत्या पर दृष्टिकोण बदलना। ठीक है, आत्महत्या पर दृष्टिकोण बदलना, ठीक, 2024-26 में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, ये थीम थी। इस दिवस का उद्देश्य आत्महत्या से जो जुड़े कलंक और जो गलत अवधारणाएं हैं, ठीक है, उनको उजागर करना है और ये मनाया जाता है। ठीक है, इसमें देखो प्रतिवर्ष विश्व भर में 7.2 लाख से अधिक लोग आत्महत्या सुसाइड करते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम जो IACP विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 2003 से इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, और इसका विषय है आत्महत्या पर दृष्टिकोण बदलना। ठीक है, और ये काम 10 सितंबर 2025 को मनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा इवेंट है और लास्ट भी है। 8 सितंबर 2025 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 का इस वर्ष विषय क्या रखा था, क्या थीम थी इस बार? डिजिटल युग में साक्षरता। क्या थी? डिजिटल युग में साक्षरता। ठीक थी। 8 सितंबर की तिथि को वर्ष 1966 में यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया था। इस दिवस को पहली बार 1967 में मनाया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि PCS में ये भी पूछ लिया गया कब से शुरुआत हुई थी, ठीक है, और कब से पहली बार मनाया गया था। ठीक है, इसलिए अगर इसके बाद में जो एक्सप्लेनेशन दिया अगर हम नहीं भी करा रहे, एक बार अपने से खुद रीड आउट जरूर कर लें। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से हमारा आज का अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाक्रम भी शामिल, जो कि अब वो भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, सार संग्रह GS का कंप्लीट हो गया। साथ में आप प्रतियोगिता दर्पण का नवंबर माह का नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, और ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताएं। ठीक है, और आप लोगों को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, क्योंकि आज जाते जाते हम आपकी क्लास जरूर लेके जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होने के कारण बीच में हम क्लास नहीं ले पाए। ठीक है, लेकिन दीपावली के बाद रेगुलर क्लास चलेंगी। जैसे आपका UPSCI का एग्जाम है दिसंबर में, ठीक है, उसके लिए हम क्लास जरूर लेकर आएंगे। ठीक है, GS की क्लास लेके आएंगे, जितना जैसे कि PCS में हमने आपका भरपूर सहयोग किया है। जब तक SI का एग्जाम नहीं होता, ठीक है, अगर ऑफलाइन भी हमारा स्टार्ट पढ़ाना हो जाएगा, लेकिन आपकी क्लास जो है रेगुलर रहेंगी। ठीक है, SI में, और SI की जो प्रैक्टिस सेट भी आएंगे मार्केट में, वो भी हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, और बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, आप सभी को हैप्पी दीपावली।